जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 26 से 27 के लिए हमारे ऑफलाइन में 9th और 10th के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, जो 4 तारीख से लगातार चल रहा है, जिसमें हम लोगों को एक सप्ताह में पढ़े हैं भूगोल का पार्ट 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब यह चैप्टर समाप्त हो गया है, इसलिए उसका आज हम लोग रिवीजन देख लेते हैं। देखते हैं पहला इसका टॉपिक आता है संसाधन किसे कहते हैं। क्या संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं? सजीव जीव जंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीव जंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे हम कैसे कहते हैं? संसाधन। जीव जंतु। क्या? जीव जंतु। जीव जंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। उसे हम संसाधन कहते हैं। यह परिभाषा एग्जाम में आ चुका है। यह परिभाषा संसाधन किसे कहते हैं, यह आ चुका है। तो संसाधन किसे कहते हैं? जीव जंतु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, जो भी अपने क्रियाकलाप में जो भी होता है, जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, सभी क्या है? संसाधन है। तो ये खाने में, पीने में, सांस लेने में जो भी है, यहाँ से वहां जाने में सब भी क्या चीज है? संसाधन ही है। जैसे 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 परिवहन में हम लोग उपयोग करते हैं बस, गाड़ी, फिर जैसे जल, वायु, मृदा, ये सभी क्या है? संसाधन है। जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, जितना सही है, जो भी चाची का उपयोग करते हैं, वो सभी क्या है? संसाधन। अब संसाधन के बांटा गया है, संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है। संसाधन को 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। कितने भागों में? 3 भागों में। तो अब इसके प्रकार देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण क्या है? पहिल का क्या है? आधार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। क्या चाहिए? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो यहीं पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या क्या? तो ये होता है जैव। क्या होता है? जैव संसाधन। क्या होता है? जैव संसाधन। एक होता है अजैव संसाधन। क्या होता है? अजैव संसाधन। अब इन दोनों को यहीं इस दोनों को यहीं पर देखकर खत्म कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, इसकी परिभाषा उतना जरूरी नहीं है। मतलब परिभाषा होगा भी तो क्या चाहिए? वैसे संसाधन जो सजीव हो, मतलब सारे सजीव जैव संसाधन में आएंगे। क्या है? सारे सजीव, जितने भी सजीव है, सब क्या में आएंगे? जैव संसाधन में। जैसे कि क्या हो जाएगा? तो सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और क्या? सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु। ये क्या है? तो जैव संसाधन का उदाहरण है। क्या? जैव संसाधन के। जैसे हरे पेड़ पौधे में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ गया। फिर क्या चीज? सभी जीव जंतु, सभी, छोटा से लेकर बड़ा तक सभी जीव जंतु आ गया। मनुष्य, मछली, हाथी, गधा, घोड़ा, ये सब क्या में? इसी में आ गया, सभी जीव जंतु में। इसमें क्या? सभी निर्जीव पदार्थ, जितना भी निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव। क्या? निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। जैसे चट्टान, और क्या? चट्टान, खनिज, और क्या? मिट्टी भी हो सकता है। ये सब क्या है? निर्जीव है। ये सब क्या है? निर्जीव पदार्थ है। जो इस मतलब ये सब प्राकृतिक है। दोनों का चाहिए प्राकृतिक। ये भी सजीव, सजीव है, तो प्राकृतिक सजीव है। ये निर्जीव। जैसे चट्टान, चट्टान निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। खनिज भी क्या है? निर्जीव है। मिट्टी भी क्या है? निर्जीव है। तो यही हो गया जैव और अजैव। एक प्रकार हो गया उत्पत्ति के आधार पर। कौन? किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के। एक होता है नवीनकरणीय, एक होता है अनवीनकरणीय।
अनवीनकरणीय, नवीनकरणीय वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो पुनः प्राप्त हो सकता है। जैसे जल, जल का हम लोग उपयोग करते हैं तो पुनः प्राप्त हो जाए, जो मतलब समाप्त न हो उसे हम क्या कहते हैं, नवीनकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब का एग्जाम्पल है नवीनकरणीय का। इसका एग्जाम्पल क्या है, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये नवीनकरणीय संसाधन का मतलब एग्जाम्पल है। इसका परिभाषा होता है कि जिसे हम वैसे संसाधन जो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, नवीनकरणीय संसाधन। और अनवीनकरणीय संसाधन का परिभाषा होता है वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर लगभग वह समाप्त हो जाता है, जिसका एक बार उपयोग करने पर लगभग वह समाप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीनकरणीय संसाधन। इसका इसमें मुख्य तौर पर आता है जीवाश्म। क्या होता है, इसका उदाहरण होता है जीवाश्म। क्या, जीवाश्म। अब जीवाश्म में क्या क्या आता है, तो जीवाश्म में आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अनवीनकरणीय संसाधन को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है, अनवीनकरणीय संसाधन को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। मतलब यह एक बार उपयोग होने के बाद यह समाप्त हो जाता है तथा इसका निर्माण जटिल होता है, इसका निर्माण सरल होता है, इसका निर्माण बहुत ही जटिल होता है। मतलब इसके निर्माण में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अनवीनकरणीय पदार्थ की यह विशेषता भी हो गई, चाहे अनवीनकरणीय संसाधन का, इसका निर्माण बहुत जटिल होता है, लंबे समय में इसका निर्माण होता है, यह एक बार उपयोग होने पर समाप्त हो जाता है, मतलब इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोयला, कोयला को एक बार जलाया जाता है तो उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को एक बार उपयोग करने पर उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब और एक आधार है तो जिसको हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक आधार है क्या, और एक आधार है उपयोगिता के आधार पर। क्या है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन चार प्रकार का होता है। पहला क्या चीज होता है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन। फिर नीचे मिट करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो, जैसे अपना खेत होता है और जिसे यह हमारा है, यह तो हमारा ही है, तो निजी संपत्ति है। जो अपना निजी संपत्ति हो वही क्या में आएगा, व्यक्तिगत में। जैसे भूखंड, भूखंड मतलब भूमि, भूखंड निजी होता है। फिर क्या, घर, किसी किसी का अपना तालाब भी होता है तो तालाब भी आ सकता है इसमें, तालाब। और क्या, कुआं, कुआं भी किसी किसी का अपना होता है, कुआं दोनों में आ सकता है, तालाब भी दोनों में, इसमें भी आ सकता है और उसमें भी। ये सब जो निजी संपत्ति होता है उसमें क्या चीज, तो व्यक्तिगत, जैसे कोई किसी का मतलब अपना कलम है, कापी है, किताब है, ये सब क्या चीज है, निजी संपत्ति है। क्या है, निजी संपत्ति, किसी एक व्यक्ति का है तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिगत संसाधन में। किसी एक व्यक्ति का हो बस उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, किसी का भूमि, किसी का घर, या किसी का घर, तालाब, कुआं, ये सब क्या चीज, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन में क्या आएगा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। मतलब इसका क्या, किसी विशेष समुदाय का उस पर अधिकार हो, किसी विशेष समुदाय का उस पर अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। इसमें आ जाएगा पंचायत भवन, पंचायत भवन। और क्या, बगीचा, सार्वजनिक बगीचा, सार्वजनिक बगीचा, सार्वजनिक बगीचा।
सार्वजनिक पार्क, इसमें हो सकता है शमशान घाट। क्या चीज? शमशान घाट, शमशान घाट। इस समुदाय के एग्जाम्पल होगा। क्या का एग्जाम्पल होगा? सामुदायिक का, किसी विशेष समुदाय का जिस पर अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संस्थान। मंदिर किसी एक का नहीं होता है, मस्जिद किसी एक का नहीं होता है, उसमें पूरे समुदाय के लोग जाते हैं। गुरुद्वारा किसी एक का नहीं होता है, उसमें पूरे समुदाय के लोग जाते हैं। गांव गांव भर में होता है, मतलब पंचायत भवन जिसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो पूरे गांव का होता है ना, तो पूरे पंचायत का होता है। फिर सार्वजनिक बगीचा होता है, चाहे खेल के मैदान इसी में आएगा, सार्वजनिक में ही खेल के मैदान आएगा। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। फिर राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रीय। ई राष्ट्रीय क्या है? तो देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो सभी राष्ट्रीय है। देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो क्या है? सभी के सभी राष्ट्रीय है। कोई भी मतलब जो व्यक्तिगत है वो भी राष्ट्रीय है, जो समुदाय है वो भी राष्ट्रीय है। मतलब देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो सभी के सभी काची के अंतर्गत आएगा? राष्ट्रीय के अंतर्गत। इसका एक लाइन में लिख सकते हैं, देश के अंदर सभी संसाधन, देश के अंदर सभी संसाधन, देश के अंदर जितना भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय है। संसाधन क्या है? तो सभी राष्ट्रीय है, सभी सभी राष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय है। चाहे राष्ट्रीय के अंतर्गत जिसे हम भारत की समुद्री सीमा है, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं भारत की समुद्री सीमा है, तो यहाँ से आपके किताब में दिया है 200 किलोमीटर। क्या दिया है? 200 किलोमीटर, लेकिन होगा 200 नॉटिकल मील। क्या होगा? 200 नॉटिकल मील। जो दिया रहेगा उसको हम मानेंगे। नॉटिकल मील मतलब होता है समुद्री मील। मतलब समुद्री तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र की, मतलब जिस देश का है उसी देश का कहलाता है, तो वो भी राष्ट्रीय में ही आएगा। वो किस में आएगा? राष्ट्रीय में। अब 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आता है, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे ये भारत का समुद्री सीमा हुआ, तो इससे 200 नॉटिकल, आपकी किताब में तो किलोमीटर दिया है लेकिन होता है नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील। तो हम दोनों लिख दिए हैं, नॉटिकल मील भी लिख दिए हैं और किलोमीटर भी। कैसे कि आपकी किताब में किलोमीटर दिया होता है नॉटिकल मील, तो हम दोनों लिख दिए हैं, आप लोग जो समझिएगा। फिर मतलब समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक समुद्र में भारत का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है किसे? तो 200 किलोमीटर के बाद, समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर के बाद, चाहे 200 नॉटिकल मील के बाद के क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। समुद्री सीमा से, समुद्री तट से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, बाद का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब 200 किलोमीटर के बाद किसी देश का नहीं है, उस पर सभी देश का अधिकार है। उस पर कैसे? सभी देश का अधिकार है। जहां मतलब उस पर कोई भी खनिज नहीं मिलेगा तो उस पर जितना भारत का अधिकार होगा उतना ही सभी देश का अधिकार होगा। लेकिन 200 किलोमीटर के अंदर निकलेगा तो उस पर केवल भारत का अधिकार होगा, चाहे जिस देश का है उस देश का अधिकार होगा। ठीक, इसके आगे अब है और संसाधन के प्रकार, जिसे विकास की दृष्टि से संसाधन के प्रकार, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। अब अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। या संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उचित, संतुलित और भविष्य के आवश्यकता को ध्यान में रखकर उपयोग करने की योजना बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैं संसाधन नियोजन। इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। संसाधन का
संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। या संसाधन नियोजन, इसी को पहले समझ लेते हैं तब आगे। संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब संसाधन का अच्छे तरीका से उपयोग करने क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधन नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। और इसका 2 नंबरिया में परिभाषा आएगा तो उसका दूसरा लिखेंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उचित, संतुलित तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजना बनाई जाती है। योजना बनाई जाती है जिससे कि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो, जिससे कि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो, समस्या उत्पन्न न हो। ये भी परिभाषा हो सकता है। ये तो एकदम स्टेटमेंट है, एक लाइन का है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये 2 नंबरिया के लिए है। संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उचित, संतुलित तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजना बनाई जाती है जिससे कि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसे क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन। और छोटा छोटा 2 परिभाषा है, उसको भी देखकर खत्म कर देते हैं। जैसे कि क्या है अगला? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। बचाना मतलब कि जितना भी अधिक उपयोग हो रहा है उसको कम से कम उपयोग करना, उसके उपयोग पर कंट्रोल करना, यही कहते हैं संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण की भी परिभाषा इसी तरह की होती है। क्या देख लेते हैं? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का बचाना। प्राकृतिक संसाधनों का बचाना। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे होगा? तो जब हम उसका कम से कम उपयोग करेंगे, तो कम से कम उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधन जिसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सबसे ज्यादा क्या करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। क्या हो सकता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। नवीकरणीय ऊर्जा बतला चुके हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे जिससे कि प्राकृतिक संसाधन पर से हमारा मतलब प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम कम से कम करेंगे। जैसे ऊर्जा के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे क्या चीज? सौर ऊर्जा का। तो हमारे लिए मतलब कि कोयला का उपयोग कम करना पड़ेगा, पेट्रोलियम का उपयोग कम करना पड़ेगा, तो वही कम से कम उपयोग करेंगे। फिर क्या चीज? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अब क्या चीज? पर्यावरण संरक्षण पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। संसाधन संरक्षण में क्या देखा जाता है? पर्यावरण संरक्षण, की पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। इसमें और क्या हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण। क्या हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, यही मुख्य बातें हैं। तथा कोई भी मतलब जो भी हमारे पास नहीं है उसका खोज करने पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। मतलब पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण की ऊर्जा का विकास करना ही एक तरह से कह सकते हैं संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके आगे अब देखते हैं